नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग पॉलिटी का सेक्शन पढ़ रहे थे। पॉलिटी में हम लोग बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया और अनुच्छेद 85 के बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया और संसद का जो विशेष सत्र होता है ये भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस सेशन को नहीं ज्वाइन किया होगा तो मस्ट है ज्वाइन करना। आप लोगों का पूरा एक बार में ही रिवाइज सब कुछ हो जाएगा अच्छे से। और हम लोग जो भी चीज पढ़ते हैं उसका एमसीक्यूज लगाते हैं, वन लाइनर लगाते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसी में होते हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी होते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी हेल्पफुल होते हैं। तो आप लोगों के लिए मस्ट सेशन देखना। और हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास से लेकर के अभी तक ऐसे ही पढ़ रहे हैं और पढ़ाई ऐसे ही होती है दोस्तों सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। अगर ऐसे नहीं पढ़ेंगे तो हमको याद नहीं होगी और सिलेक्शन हम लोगों का नहीं हो पाता है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है पढ़ाई एक तरीके से करना। तो अब हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों संसद की जो सामान्य कार्रवाई होती है वो रोज की जो कार्रवाई होती है लगभग 11 AM से 6 PM तक चलती है। 11 बजे से शाम के 6 बजे तक चलती है। अब इसमें क्या क्या काम होते हैं हम लोग ये पढ़ते हैं। जैसे प्रश्नकाल, पहला जो सत्र होता है वो प्रश्नकाल का होता है। प्रश्नकाल 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक चलता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। सबसे पहले प्रश्नकाल आता है, फिर शून्यकाल आता है। हम लोग प्रश्नकाल और शून्यकाल में कंफ्यूज हो जाते हैं। पूछता है क्वेश्चन पहले प्रश्नकाल आया कि शून्यकाल आता है या शून्यकाल की प्रश्नकाल, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जानना जरूरी है, पहले प्रश्नकाल आता है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न ऐसे लिखा जा रहा है। प्रश्न अगर कंफ्यूज होते हो देख लीजिए, प्र पहले आया तो प्रश्नकाल, शा बाद में आया तो शून्यकाल बाद में आया। ऐसे ही याद हो गया है कि नहीं, ध्यान देना है। तो सदन की कार्यवाही का पहला घंटा होता है 11 से 12 बजे तक और ये पहला घंटा क्या कहलाता है, प्रश्नकाल। इसमें सदस्य जो होता है मंत्री से प्रश्न पूछते हैं। मंत्री जो किसी मामले के मंत्री होते हैं, प्रमुख होते हैं, कैबिनेट मंत्री जो होते हैं, उनसे प्रश्न पूछा जाता है। कौन पूछता है, सदस्य पूछते हैं, सदन के। और उसमें किस लिए पूछते हैं, सूचना प्राप्त के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, राय प्राप्त के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या राय है। प्रश्न पूछने का कारण इसमें बताना आवश्यक बिल्कुल नहीं है। प्रश्नकाल में हम किस लिए प्रश्न पूछ रहे हैं, संसद के सदस्य मंत्री से किस कारण से प्रश्न पूछ रहे हैं, यह बताना आवश्यक नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान देनी है। और इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना के प्रश्न दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तारांकित प्रश्न क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तारांकित प्रश्न ऐसा प्रश्न होता है दोस्तों जिसमें तारांक लगा होता है, मतलब स्टार लगा होता है ऐसे, ठीक है। क्या लगा होता है, स्टार लगा होता है, उसको कहते हैं तारांकित प्रश्न। और तारांकित प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए उसका उत्तर तुरंत सदन में मौखिक रूप से दिया जाता है। तुरंत नहीं दिया जाता है, उत्तर देने के लिए 10 से 21 दिन का समय दिया जाता है, लेकिन 10 से 21 दिन के भीतर उसका उत्तर दिया जाता है और मौखिक रूप से दिया जाता है। अब जब मौखिक रूप से सदन में, देखिए एज्यूम करिए किसी ने प्रश्न पूछा, किसी ने उत्तर दिया मौखिक रूप से, तो जब मौखिक रूप से उत्तर दिया जाएगा तो उस उत्तर के प्रति उत्तर में भी प्रति प्रश्न भी पूछा जा सकता है, मतलब पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो तारांकित प्रश्न के संबंध में पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। और हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास में पढ़ चुके थे कि किस अधिनियम के तहत, किस एक्ट के तहत जो है भारत में पहली बार पूरक प्रश्न पूछने की इजाजत दी गई थी, और यह भी बताना है किस एक्ट के तहत पहली बार प्रश्न पूछने की इजाजत दी गई थी। कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास में, ठीक है। अब तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना के प्रश्न होते हैं। 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो पता कैसे चलेगा कि ये तारांकित प्रश्न है, इसीलिए उसको हरे रंग में वो प्रश्न छपा होता है। हरे रंग में वो प्रश्न टाइप होता है, छपा होता है, इसीलिए पता चल जाता है ये तारांकित प्रश्न है और उस पे स्टार भी बना होता है, ठीक है। और 10 से 21 दिन के भीतर उसका उत्तर दिया जा सकता है और पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर का आता है अतारांकित प्रश्न। अतारांकित मतलब तारा नहीं है, तो उसमें अतारांकित प्रश्न में तारांक नहीं लगा होता है, स्टार नहीं लगा होता है, और स्टार नहीं लगा होता है तो उसका उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है। जो सदस्य पूछेंगे मंत्री उसका उत्तर लिखित रूप में देंगे। अब जब लिखित रूप में देते हैं तो उसका पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि लिखित रूप में मिला। अब लिखित रूप में पूरक प्रश्न नहीं पूछेंगे, पूरक प्रश्न पूछ के पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान देना है। और इसका भी उत्तर 10 से 21 दिन के भीतर दिया जाना चाहिए। और ये भी सफेद रंग के कागज में छपी होती है, सफेद रंग में ये छपी होती है। मतलब तारांकित प्रश्न हरे रंग में और अतारांकित प्रश्न सफेद रंग में छपा होता है, ध्यान देना है, ठीक है। अब आ जाता है अल्प सूचना के प्रश्न। अल्प सूचना के प्रश्न क्या होता है, उत्तर शीघ्र जानने का कारण बताना इसमें आवश्यक होता है, ठीक है। आप उत्तर शीघ्र क्यों जानना चाह रहे हैं ये बताना आवश्यक होता है, क्योंकि इसमें 10 से 21 दिन के भीतर प्रश्न
का उत्तर दिया जा सकता है और इसका उत्तर शीघ्र जानने का कारण बताना आवश्यक होता है, इसीलिए इसका उत्तर 3 से 10 दिनों के भीतर में देना आवश्यक होता है, क्योंकि अल्प सूचना के प्रश्न है, आवश्यक प्रश्न है, इसीलिए आप उत्तर इसका शीघ्र क्यों जानना चाह रहे हैं ये बताना पड़ेगा। और शीघ्र अगर आप जानना चाह रहे हैं, अगर लगता है कि शीघ्र आपका जानने का कारण उचित है, तो 10 से 21 दिन के भीतर इसका उत्तर दे दिया जाता है। और इसका भी उत्तर क्या दिया जाता है, मौखिक दिया जाता है और हल्के गुलाबी रंग में ये छपा होता है। मतलब तारांकित प्रश्न हरा हो गया, अतारांकित प्रश्न सफेद हो गया और अल्प सूचना के प्रश्न हल्के गुलाबी रंग में छपे होते हैं, ताकि प्रश्नों की कैटेगराइजेशन किया जा सके। तो ये हो गया हम लोगों का प्रश्नकाल। प्रश्नकाल में यही 3 चीजें होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको ध्यान देना है। सदस्य मंत्री से प्रश्न पूछते हैं दोस्तों, ठीक है। अब दूसरा आ जाता है समय 12 से 1 बजे के बीच में, इसको कहते हैं शून्यकाल दोस्तों। शून्यकाल दोस्तों हमारे हमारे संसद की प्रक्रियाओं में नहीं था, ये 12 से 1 बजे मतलब 12 बजे शुरू होता है, इसीलिए इसको शून्यकाल कह दिया गया, ठीक है। इसका नामकरण मीडिया के द्वारा किया गया था। मतलब प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय क्या कहलाता है, शून्यकाल कहलाता है, क्योंकि प्र के बाद शाह आ ही रहा है, तो प्रश्नकाल देखिए प्र पहले आ रहा है तो प्रश्न, शाह बाद में आ रहा है तो शून्य हो गया, ठीक है, ध्यान देना है। और ये परंपरा विकसित हुई 1962 के मानसून सत्र से विकसित हुई ये परंपरा, और ये एक अनौपचारिक साधन है। मतलब इसका जो है संसद की कार्यवाहियों में, संसद के नियमों में उल्लेख नहीं था। इसका नामकरण मीडिया के द्वारा किया गया, नामकरण संसद के कार्यवाहियों के द्वारा नहीं किया गया, इसीलिए इसको अनौपचारिक साधन भी कहा जा रहा है, ठीक है। और सदन की कार्यवाहियों के नियम में उल्लेख नहीं है, ये भी एक कारण है जिस कारण से इसको अनौपचारिक साधन कहा जाता है, औपचारिक साधन नहीं कहा जाता है। अच्छा, मंत्रियों में भय उत्पन्न करने वाला काल है ये शून्य काल, क्योंकि बिना पूर्व सूचना के प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न काल में पूर्व सूचना दी जाती है प्रश्न पूछने के लिए, और उस पूर्व सूचना को सदन का विशेषाधिकार होता है या अध्यक्ष का विशेषाधिकार होता है प्रश्न को सदन में पेश किया जाए कि ना किया जाए। मतलब पूर्व सूचना लेना आवश्यक होता है, लेकिन जो शून्य काल होता है मतलब पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होता है, लेकिन शून्य काल में पूर्व सूचना नहीं दिया जाता है, तुरंत का तुरंत प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मंत्री इसके लिए तैयार होते नहीं है, सदस्य इसके लिए तैयार होंगे नहीं कि कौन सा प्रश्न पूछ लें। तो ये भय उत्पन्न करने वाला काल होता है दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है। और सोमनाथ चटर्जी ने तो इसे आतंक का काल कहा, कि मंत्रियों के बीच में ये आतंक का काल है कि कौन सा प्रश्न पूछ लिया जाए इसमें, ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। अब आ जाता है तीसरा, आधे घंटे की बहस। आधे घंटे की बहस दोस्तों 5:30 से 6 बजे के बीच में होता है, ये ध्यान देना है। मतलब अंतिम सत्र होता है, मतलब 11 AM से 6 PM तक होता है, तो अंतिम जो होता है 5:30 बजे से 6 बजे तक आधे घंटे की बहस होती है, आधे घंटे का समय होता है, तो आधे घंटे की बहस इसको कहा जाता है। और ये रोज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ 135 डेज में होता है, मतलब सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को होता है, रोज नहीं किया जाता है ये, ठीक है। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को पूछा जाता है, और इसमें नए विषयों पर प्रश्न नहीं पूछा जाता है। जो पहले प्रश्न के जो प्रश्न काल में उत्तर दिए जा चुके हैं ना, ये उसी पर, पुराने प्रश्न पर ही उत्तर इसका पूछा जाता है, ना कि नए विषय पर, ठीक है। और उन्हीं विषयों पर जिसका प्रश्न काल में उत्तर दिया गया हो, उन्हीं विषयों के संबंध में इसमें प्रश्न पूछा जाता है। मतलब प्रश्न काल के जो प्रश्न काल में तारांकित प्रश्न होते हैं, अतारांकित प्रश्न होते हैं और अल्प सूचना के प्रश्न होते हैं, उस संबंध में आधे घंटे की बहस के दौरान उस संबंध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ध्यान देना है। 2 घंटे की बहस या अल्पावधि की बहस, 2 घंटे की, अब ध्यान देना है, आधे घंटे की बहस को सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे की बहस कहा जाता है, ना कि अल्प अवधि की बहस कहा जाता है। अल्प अवधि की बहस 2 घंटे की बहस को कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें नए विषयों पर बहस होती है, ये नहीं कि पुराने विषयों पर जिनमें प्रश्न काल में दे दिया गया उत्तर, उन्हीं को लेकर के बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है, इसमें ऐसा नहीं है। 2 घंटे की बहस में नए विषयों पर बहस होगी, नए विषयों पर प्रश्न पूछे जाते हैं या नए विषयों पर बहस हो सकती है, ध्यान देना है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दोस्तों 1954 से भारतीय संसदीय प्रणाली में आई, विकसित हुई, और ये भारत के द्वारा ही विकसित की गई थी, ठीक है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ये केवल और केवल लोकसभा में लाया जाता है, और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव किसी विशिष्ट घटना को ध्यान में रखते हुए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जा सकता है, ठीक है। और मंत्री का ध्यान किसी विषय पर आकर्षित करने हेतु ये प्रस्ताव लाया जा सकता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। और इसके बाद एक प्रस्ताव आ जाता है दोस्तों, स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव। मतलब स्थगन प्रस्ताव का मतलब ये कि कार्य को स्थगित कर दिया जाए, और ये केवल और केवल दोस्तों ध्यान रखना है लोकसभा में लाया जाता है, ठीक है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है। स्थगन प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में लाया जाता है,
स्थगन प्रस्ताव या कार्य रोको प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए लाया जाता है। मतलब मान लीजिए सदन में कोई बहस चल रही है, कोई मुद्दा चल रहा है, ठीक है, किसी विषय पर चल रहा है, और एक ऐसा आवश्यक मुद्दा आ गया जिस पर बहस करना बहुत आवश्यक है, तो उस संबंध में जो पहले कार्यवाही चल रही होगी, पहले जिस विषय पर बहस चल रही होगी, उस विषय को स्थगित कर दिया जाएगा, उस विषय पर काम रोक दिया जाएगा, और जो नया विषय है, जो अविलंबनीय लोक महत्व का विषय है, जो सार्वजनिक महत्व का विषय है, मान लीजिए 3 तलाक हो गया, या भ्रूण हत्या हो गया, या अबॉर्शन वाला हो गया, या जो है कोई भी बाल विवाह हो गया, या जो है विधवा विवाह हो गया, या कोई ऐसा सामाजिक मुद्दा आ गया दहेज से संबंध में, जिस पर बहस करना आवश्यक है, तो जो कार्य पहले से चल रहा उसको स्थगित कर दिया जाएगा, जिस विषय पर पहले बहस हो रही होगी उसको स्थगित कर दिया जाएगा, इस विषय पर फिर नए लोक महत्व के विषय पर बहस होगी दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान देना है। इसमें सदन की कार्यवाहियों को बीच में ही रोक दिया जाता है, अभी बता चुके हैं, और न्यूनतम 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि ये अविलंबनीय लोक महत्व का विषय है। ये नहीं कि जिस मंत्री का, जिस सदस्य का मन चाहा कह दिए भैया स्थगन प्रस्ताव लाओ, तो ऐसे तो कार्रवाई चल ही नहीं पाएगी। तो 50 सदस्य होने चाहिए, उस कार्य की गंभीरता का पता चलेगा तभी तो कि 50 सदस्य लोग हैं, कार्य मतलब गंभीर है, अविलंबनीय लोक महत्व का विषय है। ठीक है, इसलिए 50 सदस्यों का उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। इसलिए जब ये आया स्थगन प्रस्ताव, तो स्थगन प्रस्ताव के आने से ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के उपयोग में कमी हो गई थी, मतलब कमी हो गई। अब ध्यान आकर्षण प्रस्ताव कम प्रयोग किया जाता है, उसके जगह पर स्थगन प्रस्ताव पेश कर दिया जाता है, क्योंकि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में भी यही था कि अविलंबनीय लोक महत्व के मामले जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए ध्यान आकर्षित कराया जाता है सबका, लेकिन जब से स्थगन प्रस्ताव आया तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के महत्व में कमी आ जाती है। अब हम लोग देख लेते हैं अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। अविश्वास प्रस्ताव विश्वास नहीं है। विश्वास किसमें नहीं है? विश्वास वर्तमान सरकार में नहीं है। वर्तमान सरकार में नहीं है तो किसके द्वारा लाया जाएगा? सरकार में जो शामिल है उनके द्वारा तो लाया नहीं जाएगा, तो सरकार में जो शामिल नहीं है मतलब विपक्ष के द्वारा क्या लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव। इसी का उल्टा होता है विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव सरकार के द्वारा लाया जाता है, ठीक है, ध्यान देना है। विपक्ष के द्वारा लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव, और लोकसभा नियम 198 में इसका जिक्र किया गया है। और अविश्वास प्रस्ताव लाने का कारण बताना आवश्यक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है ये पॉइंट। अविश्वास प्रस्ताव लाने का कारण बताना आवश्यक नहीं है, और मंत्रि परिषद के विश्वास का परीक्षण करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये मंत्रि परिषद के विश्वास परीक्षण के लिए लाया जाता है कि मंत्रि परिषद का विश्वास है कि नहीं, ठीक है। मतलब अगर किसी विषय के संबंध में मंत्रि परिषद के खिलाफ आक्रोश है लोगों को, तो मंत्रि परिषद के खिलाफ ये लाया जाता है। तो मंत्रि परिषद का विश्वास परीक्षण के लिए लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। यह केवल और केवल मंत्रि परिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है, ठीक है, ध्यान देना है, ना कि पूरी लोकसभा के विरुद्ध लाया जाता है, ठीक है। केवल और केवल मंत्रि परिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, और न्यूनतम 50 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है। ऐसा नहीं कि जिस सदस्य का मन करे चलो अविश्वास प्रस्ताव ले आते हैं, सरकार गिरा देते हैं, ऐसा नहीं। न्यूनतम 50 सदस्य का हस्ताक्षर उस पर आवश्यक है, तभी तो उस कार्य की गंभीरता का पता चलेगा कि हाँ कि ये कार्य आवश्यक है, सरकार विश्वास में नहीं है, तो तभी पता चलेगा। ये नहीं कि किसी का मन किया तो अविश्वास प्रस्ताव ले आए, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। और 10 दिनों के भीतर मतदान कराना भी आवश्यक होता है अविश्वास प्रस्ताव पर दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देनी है। और अगर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती है, फिर अगर मतदान होता है तो विपक्ष का अगर बहुमत आता है तो सरकार गिर जाती है दोस्तों, ध्यान देना है। अगर अविश्वास प्रस्ताव में जो अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार गिर जाती है दोस्तों, सरकार को इस्तीफा देना पड़ जाता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान देना है। और अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा, नियम 198 है, ध्यान देना, कारण बताना आवश्यक नहीं है दोस्तों, ठीक है, ध्यान देना है। अब आ जाता है निंदा प्रस्ताव। तो दोस्तों निंदा प्रस्ताव के बारे में कारण बताना आवश्यक है। अविश्वास प्रस्ताव में क्या था? कारण बताना आवश्यक नहीं था, लेकिन निंदा प्रस्ताव में कारण बताना आवश्यक है। आप किस लिए निंदा प्रस्ताव ला रहे हैं? सरकार ने या किसी मंत्री ने या मंत्रिपरिषद ने क्या कर दिया ऐसा? मतलब मंत्रियों और मंत्रिपरिषद की निंदा या आलोचना के लिए निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है कि मतलब ऐसा मंत्री ने या ऐसा कुछ मंत्रियों के समूह ने या संपूर्ण मंत्रिपरिषद ने ऐसा क्या कार्य कर दिया जिसकी आप निंदा करना चाहते हैं। तो इसलिए निंदा प्रस्ताव के लिए कारण बताना आवश्यक होता है, और किसी कार्य की निंदा हेतु लाया जाता है, ठीक है। इस पर चर्चा होती है, मतदान होता है, और अगर पारित हो जाता है तो अविश्वास प्रस्ताव की तरह सरकार त्यागपत्र नहीं देती है। ये चीज ध्यान देना है। अगर निंदा प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार इसमें गिरती नहीं है, ठीक है, केवल निंदा होती है, शेम 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 शेम, है कि नहीं, ये चीज ध्यान देना है।
मतलब मंत्री या मंत्रियों या मंत्रि परिषद की निंदा माना जाएगा अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है। लेकिन इसमें त्याग पत्र नहीं दिया जाता, ये चीज ध्यान देनी है, इसमें त्याग पत्र नहीं दिया जाता है और इसका कारण बताना आवश्यक होता है कि आप किस लिए जो है निंदा प्रस्ताव ला रहे हैं, किस लिए निंदा कर रहे हैं आप, है कि नहीं, किस कार्य के लिए निंदा कर रहे हैं आप। ठीक, अब विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव चूंकि सरकार लाती है, सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और अगर मतलब अविश्वास प्रस्ताव आ गया, अविश्वास प्रस्ताव के बाद विश्वास प्रस्ताव आएगा कि मतलब विश्वास प्रस्ताव सरकार फिर अपना बताएगी नहीं हम विश्वास में हैं, और अगर चर्चा होती है इस पर, मतदान होता है, अगर विपक्ष बहुमत में आ जाता है तो फिर इसका मतलब सरकार गिरी, मतलब इनका विश्वास है ही नहीं सरकार में, मतलब सत्ता पक्ष का सरकार में, सत्ता पक्ष का विश्वास है ही नहीं। तो अगर ये विश्वास प्रस्ताव गिर जाता है या अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार मानिए गिर जाती है दोस्तों। ठीक है, ध्यान देना है। अब आ जाता है धन्यवाद प्रस्ताव। देखिए आया ना फिर धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव अभी कल के ही सेशन में पढ़े थे, पिछले सेशन में हम लोग पढ़ चुके थे, अगर नहीं पढ़े होंगे वो भी जाके पढ़िएगा, यहां भी पढ़िएगा और आगे जितनी बार आएगा उतनी बार फिर पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों एक बार पढ़ने में ही 5 से 6 बार रिवीजन होता है। ठीक है, इसी तरीके से रिवीजन होता है। एक बार पढ़ो अच्छे से पढ़ो, एक बार पढ़ो आखिरी बार पढ़ो, अब की बार आखिरी बार दोस्तों। ठीक है, ये सब चीजें होनी चाहिए। ये नहीं कि पढ़ रहे हैं 3-3 4-4 5-5 साल चीजें बैठी नहीं रही हैं दिमाग में, पहले पन्ने से पढ़ना शुरू किया, आखिरी 100 पन्ने तक पढ़ लिए, उसको धर दिए, फिर साल 6 महीने बाद उसका नंबर आया, फिर पढ़े पता चला भूल गए। रिवीजन ऐसा नहीं होता, रिवीजन एक ही बार में पढ़िए, 4-5 बार पढ़िए, इस तरीके से रिवीजन होता है। एमसीक्यू साथ लगाइए, 1 लाइन लगाइए, यहाँ पर 1 स्टॉप सोल्यूशन है हर चीज का दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है। धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है, मतलब धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं और अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। अब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाया जाता है तो प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र, कल ही बता चुके हैं, और वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति के संबोधन के बाद लाया जाता है धन्यवाद प्रस्ताव। मतलब कोई सरकार जीती, 2024 का चुनाव आया, 24 के चुनाव के बाद जो पार्टी जीतेगी, पार्टी के जीतने के बाद जब सदन का संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, उस संयुक्त बैठक के पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। मतलब प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र, चुनाव के बाद जो पहला सत्र होगा, पहले सत्र के पहला सत्र जब आयोजित किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा पहला सत्र बुलाया जाएगा अनुच्छेद 85 के तहत। तो जब पहला सत्र बुलाया जाएगा, सत्र की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, उस संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति अभिभाषण देंगे, उस अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा। और वित्तीय वर्ष का पहला सत्र, अभी जो बजट सत्र आया था, बजट सत्र चूंकि सत्र वर्ष का प्रथम सत्र होता है, तो वर्ष के प्रथम सत्र के पहले दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। उस संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति अभिभाषित करते हैं, राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं, राष्ट्रपति संबोधन करते हैं और उस संबोधन के बाद दोनों सदनों के द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पास किया जाता है। और पहले पढ़ चुके हैं कि अगर धन्यवाद प्रस्ताव राज्यसभा के द्वारा पारित नहीं किया जाता है साधारण बहुमत से, तो मंत्रिपरिषद पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर लोकसभा के द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो दोस्तों सरकार गिर जाती है। ठीक है, ध्यान देना है। तो तैयार इसको राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है उसको तैयार मंत्रिमंडल सचिवालय करती है, और कौन तैयार करवाता है? मंत्रिमंडल तैयार करवाती है, मतलब कैबिनेट तैयार करवाता है, मंत्रिमंडलीय सचिवालय उसको तैयार करती है और इसके द्वारा सदस्यों को सरकार की आलोचना का अवसर मिलता है। और राष्ट्रपति के अभिभाषण में होता क्या है? राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार के द्वारा वर्ष भर की कार्यवाहियों का लेखन होता है। उसमें सरकार वर्ष भर क्या कार्य करेगी वो लिखित रूप में होता है और राष्ट्रपति उसको पढ़ते हैं और इसीलिए उस पर चर्चा होती है, मतदान होता है। अगर पास नहीं हुआ, मतलब विपक्ष अगर बहुमत में होता है तो सरकार गिर जाती है। मतलब धन्यवाद प्रस्ताव अगर पास नहीं होता है लोकसभा में तो सरकार दोस्तों गिर जाती है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। अब कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं, कुछ नियम होते हैं संसद की कार्यवाही के। एक नियम होता है 184। नियम 184 में के तहत सरकार गिर जाएगी। अगर नियम 184 में चर्चा होता है, मतदान होता है और विपक्ष बहुमत में हुआ तो सरकार धराशायी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन 193 में केवल चर्चा होती है, मतदान नहीं होता है। ध्यान देना, 184 हो गया है, 193 हो गया। ये नियम 377 है, आईपीसी की धारा 377 नहीं है दोस्तों, जहां पर अप्राकृतिक यौन संबंध की बात की गई है धारा 377 में। ये नियम 377 है। ठीक है, तो नियम 377 संसद का नियम 377 है। इसको लोकसभा का सदस्य अपने संसदीय क्षेत्र का कोई भी विषय उठा सकता है। ठीक है,
ये ध्यान देना है। लोकसभा का सदस्य अपने संसदीय क्षेत्र का कोई भी विषय संसद में उठा सकता है, नियम 377 में दिया गया, धारा 377 में नहीं दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और नियम 388 में सारे नियमों को त्याग कर चर्चा की जाती है। एक गिलोटिन होता है और एक कंगारू समापन होता है। इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, गिलोटिन क्या होता है, बिना चर्चा के मतदान करा दिया जाता है। मतलब जिन विषयों पर चर्चा हुई और बाकी शेष पर जिन पर चर्चा नहीं हुई उस पर मतदान करा दिया जाता है, उसको कहते हैं गिलोटिन। मतलब किसी भी विषय पर, किसी भी प्रस्ताव पर, किसी भी विधेयक पर यदि चर्चा नहीं हो रही है, तुरंत मतदान हो जा रहा है, बिना चर्चा के मतदान हो रहा है, तो उसको कहते हैं गिलोटिन पास हो गया, ठीक है, गिलोटिन प्रस्ताव। और कंगारू समापन क्या होता है, कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों पर चर्चा होती है, कूद कर कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों पर चर्चा हो गई कंगारू की तरह, और शेष को छोड़ दिया जाता है, ठीक है, ये होता है कंगारू समापन। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, तमाम प्रकार के प्रस्ताव थे, क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। अगर क्वेश्चन आता है तो बाहर नहीं जाएगा। प्रश्नकाल हो गया, शून्यकाल हो गया, धन्यवाद प्रस्ताव हो गया, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव हो गया, है कि नहीं, निंदा प्रस्ताव हो गया, अविश्वास प्रस्ताव हो गया, विश्वास प्रस्ताव हो गया। ये छोटे से सेशन में बहुत गंभीर चीजें हम लोग पढ़ लिए हैं, बहुत डिटेल से पढ़ लिए हैं, और अनेक प्रकार के नियम हो गए, 184 हो गया, 193 हो गया, 377 हो गया, गिलोटिन हो गया, कंगारू समापन हो गया। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संसद की साधारण विधायी कार्यवाही, वित्तीय संबंध में कार्यवाही पढ़ेंगे, संसद किस प्रकार से वित्त विधान बनाती है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।